नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए आज देखें क्लास 10th की जो साइंस है उसका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है और हमें दिया गया है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमें दी गई है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक, दोस्तों ये अभिकारक लिखा है, तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले उत्पाद बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जब दो या दो से नए अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण हमें दिया गया है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनाते हैं। दोस्तों हमें दिया गया है परिभाषा में कि नए गुणधर्म वाले, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि ऑक्सीजन के बिना हम लोग आग नहीं जला सकते हैं, तो इसका क्या, ऑक्सीजन का काम है आग जलाना। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जल क्या है, जो जल बनकर हमारा तैयार हुआ है तो वो नया गुणधर्म वाला जल है जो आग को बुझाता है। तो यहाँ पर दोनों के गुणधर्म जो है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनकर तैयार हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे देखते हैं वे कारक जिनसे हमें पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दोस्तों ऐसे कारक के बारे में हम लोग देखेंगे जिनसे हमें पता चल जाए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर पहला कारक दिया गया है अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों अवस्था में परिवर्तन हम लोग कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखेंगे हम उदाहरण। देखिए यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो दोस्तों यहाँ पर कार्बन ठोस है और ऑक्सीजन गैस, और देखिए यहाँ पर ये हमारा मिलकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ठोस और गैस ने मिलकर एक गैस का निर्माण किया है, तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और देखते हैं हम क्या है, रंगों में परिवर्तन। ये दोस्तों रंगों में परिवर्तन हो रहा है तो भी हमें पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। और तीसरा दोस्तों दिया गया है गैस का उत्सर्जन। ये दोस्तों किसी अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो भी हम लोग जान लेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। दोस्तों पहला उदाहरण है भोजन का पचना। दोस्तों देखिए दूसरा उदाहरण में दिया गया है भोजन का पकना। दोस्तों हम कुछ बनाते हैं जब, तो उसमें जब हम किसी अंगीठी या उस पर आग पर रख देते हैं तो वो बनकर हमारा तैयार हो जाता है और वो रासायनिक अभिक्रिया बोली जाती है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद ही कोई खाना वगैरह जो कुछ भी हम बनाते हैं वो बनकर तैयार होता है। देखिए तीसरा दोस्तों दिया गया है दूध से दही बनना। तो दोस्तों दूध जो है एक बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों चौथा उदाहरण में दिया गया है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। दोस्तों मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम के तार को हम लोग वायु की उपस्थिति में जलाते हैं जब, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस बनाता है और ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। और दोस्तों देखिए आगे दिया गया है लोहे पर जंग लगना। ये दोस्तों होता है संक्षारण के कारण। जब दोस्तों लोहा किसी वायु या अम्ल की उपस्थिति में जब आ जाता है तो वहाँ पर लोहे पर दोस्तों अभी जब आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने दो नए शब्द सुने होंगे, अभिकारक और उत्पाद। तो आइए जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं अभिकारक के बारे में। अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। दोस्तों जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। लेते हैं उत्पाद के बारे में। उत्पाद क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो देखिए दोस्तों जब हम कोई सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें जो भी हम डालते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, जो कुछ भी हम डालते हैं वो हमारे होते हैं अभिकारक। और दोस्तों जो हमारी सब्जी बन के तैयार होती है उस सब्जी को हम बोलेंगे उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारक और उत्पाद के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हमारे हो जाएंगे अभिकारक, क्योंकि दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो लेते हैं
उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने इस रासायनिक प्रक्रिया में भाग लिया है, तो ये हमारे हो जाएंगे अभिकारक। अभिकारक। और दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा बनकर तैयार हुआ है इसे हम कहेंगे उत्पाद। ये हो गया है उत्पाद। अब दोस्तों देखते हैं, तो दोस्तों हम लोगों ने जान लिया है अभिकारक और उत्पाद के बारे में। अब देखिए नीचे दोस्तों में क्या दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों से पलटा नहीं जा सकता है। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे हमने एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर की है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन को मिलाकर हमने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोस्तों देखिए यहाँ मैग्नीशियम धातु थी और ऑक्सीजन को हमने उससे मिला दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो एक गैस हो गई और वो उड़ जाएगी, लेकिन क्या हम उस गैस से पुनः क्या मैग्नीशियम को पृथक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते हैं, या चाहे आप बाष्पीकरण कर लें, चाहे उसका अपकेंद्रीकरण कर दें और चाहे ऊर्ध्वपातन विधि से करें, परंतु दोस्तों हम उसे पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद। दोस्तों अभिकारक और उत्पाद के बारे में मैंने आपको भी बताया था। तो अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उससे बने रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें एक रासायनिक क्रिया दी गई है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनकर तैयार हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब दोस्तों इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो इसका हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन का अणुसूत्र होता है H2 प्लस क्लोरीन का Cl2। दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, और दो अणु हैं तो यहाँ पर 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा बनके तैयार होगा और हमने इसके अणुसूत्र के रूप में लिख दिया है, यानी कि ये हमारा एक रासायनिक समीकरण बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है? पॉइंट नंबर 1 दोस्तों दिया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम देखेंगे कि द्रव्यमान न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, द्रव्यमान को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम जब देखेंगे कि अभिक्रिया में उत्पादों के तत्वों का द्रव्यमान और अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान के समान रहेगा। जो हमारा दोस्तों अभिकारक में जितने भी तत्व हैं ये हमारा अभिकारक है, इसमें जो तत्व हैं उनका जो द्रव्यमान यानी कि उनके जो तत्वों की संख्या है वो बराबर होगी और इधर वाले उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों H2 है, यहाँ पे भी H2 है और यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे भी Cl2 है। दोस्तों इसका क्या है, अगर यहाँ पर हम इसका द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो दोनों का बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर तत्वों की संख्या समान है, इसलिए यहाँ पर द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब द्रव्यमान बराबर रहेगा तो हमारी अभिक्रिया भी संतुलित रहेगी। दोस्तों अब हम देखेंगे अभिक्रिया को संतुलित। दोस्तों अब हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। दोस्तों देखिए ये हमारे अभिकारक हैं, जो तीर के निशान के इस तरफ होते हैं ये अभिकारक होते हैं और तीर के निशान के इस तरफ होते हैं ये उत्पाद होते हैं। तो अब हम इसको संतुलित करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट बनाएंगे। एक में यहाँ जो 2 अभिकारक धन के निशान से जोड़े गए हैं, पहले अभिकारक को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे Fe, और दोस्तों आगे हमें दिया गया है H2O दूसरा अभिकारक। तो इसमें से H यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, Fe हमें यहाँ पर 1 दिया गया है। अब दोस्तों हम उत्पाद से देख लेते हैं। उत्पाद में हमें एक ब्रैकेट में दिया गया है Fe, 3 दिए गए हैं, O कितना दिया गया है 4। अब दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमें दिया गया है 2।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हमें बैलेंस करना है, यानी कि इनके जो तत्वों की संख्या है उसको हम समान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर Fe कितने हैं, 1 है, इस तरफ Fe है हमारे पास, यानी कि लोहा जो दिया गया है हमें उसकी संख्या है 3। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 से हमने गुणा कर दिया। अब हमारे पास Fe की जो संख्या थी, यानी कि Fe के तत्वों की संख्या जो है समान हो चुकी है। अब दोस्तों हम देखेंगे ऑक्सीजन को। दोस्तों इस साइड में हमें ऑक्सीजन 4 दी गई है और इस साइड में ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ 1 है। ये देखिए दोस्तों, H2 है और ऑक्सीजन है 1। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर 4 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमसे क्या हो गया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हमसे 8 हो गई है, क्योंकि हमने इसमें 4 से गुणा किया, 2 हमें पहले से ही दी गई थी। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इधर भी हमको हाइड्रोजन की संख्या क्या करनी है, 8 कर देनी है। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन 2 दिया गया है, तो हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या भी 8 हो गई। तो हम शुरू से देख लेते हैं। Fe की संख्या 3 थी हमारे पास, यहाँ पर भी 3 हो गई है। हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 8 हो गई है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो गए हैं, यहाँ पे भी 4 आ गए हैं। अब दोस्तों हम देखो इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमने Fe में 3 से गुणा किया है, तो हम लिख देंगे 3Fe प्लस 4H2O। हमने यहाँ पर H2O में 4 से गुणा किया था, 4H2O। फिर तीर का निशान लगाएंगे और दोस्तों इस तरफ हमने जो भी बदलाव किए हैं उनको लिख देंगे। Fe3O4 प्लस, दोस्तों हमने H2 में 4 से गुणा किया था, तो यहाँ लिख देंगे 4H2। और ये हमारी समीकरण जो थी वो संतुलित हो गई है, यानी कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों अभी तक हमने रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रियाओं के उदाहरण के बारे में जान लिया है। अब हम दोस्तों देखेंगे रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं 4 प्रकार की। देखेंगे सबसे नंबर 1 पे हमारा होता है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, संयोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मतलब है कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2, 3, 4 जितने भी अभिकारक होंगे वो मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हमारी अभिक्रिया हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उदाहरण दिया गया है हाइड्रोजन, यानी कि 2H2, ये हमारी हाइड्रोजन दी गई है, प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर बन रही है यहाँ पर H2O। और यहाँ पर इसको हमने जब संतुलित किया है तो यहाँ पर बन गया है 2H2 प्लस O2 2H2, यानी कि जल के 2 अणु हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा बन गया है जल, लिक्विड। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है और यहाँ पर लिक्विड बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा देखते हैं उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमें दिया गया है कार्बन। कार्बन हमारा होता है ठोस और दोस्तों ऑक्सीजन होती है गैस। तो कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बन रहे हैं CO2, यानी कि गैस बना रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ दोनों अभिक्रियाओं में हमारे पास 2 अभिकारक थे जिन्होंने एक ही उत्पाद बनाया है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों अभी तक हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, अब हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का प्रकाश दाब, ऊष्मा व विद्युत धारा की उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया करने पर उसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। यानी कि दोस्तों किसी एकल अभिकारक, यानी कि एक अभिकारक का प्रकाश दाब या ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो उसमें 1, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका पहला पार्ट है ऊष्मीय वियोजन। देखिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, किसी एकल अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है और इस अभिक्रिया को दोस्तों हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण दिया है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ऊष्मा की उपस्थिति में दोस्तों इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ठोस होता है, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऊष्मा के साथ
अभिक्रिया करवाई है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की, तो हमारे पास CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बना है। यहाँ पर हमारे पास दो उत्पाद बने हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं। एकल अभिकारक का विद्युत की उपस्थिति में विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों किसी एकल अभिकारक का विद्युत की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराएंगे तो उस अभिक्रिया को हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं दो उदाहरणों से। दोस्तों एक उदाहरण हमें दिया गया है 2NaCl और दोस्तों विद्युत धारा की उपस्थिति है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है, दो उत्पादों में जो अभिकारक है हमारा NaCl वो टूट जाता है, यानी यहाँ पर बनता है 2Na+Cl2। यहाँ पर हमारे पास था 2NaCl, तो यहाँ पर दो उत्पाद बन के आए हैं सामने, तो 2Na+Cl2। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दूसरा उदाहरण हमें दिया गया है 2H2O यानी कि जल, यानी कि यहाँ पर हमें लिक्विड दिया गया है, उसको हम विद्युत धारा की उपस्थिति में उसे अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर वियोजित होकर दो उत्पाद बन जाते हैं। तो दोस्तों देखिए एक उत्पाद हमारे पास बनता है H2 यानी हाइड्रोजन गैस और प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। अब दोस्तों देखते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है हम देखेंगे। एकल अभिकारक का प्रकाश की मदद से होने वाला वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें उदाहरण क्या दिया गया है। उदाहरण हमें दिया गया है 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम प्रकाश की उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति में तो यहाँ पर बनेगा, ये दो उत्पादों में टूट रहा है, यानी Ag यानी सिल्वर प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस। और दोस्तों दूसरा उदाहरण में दिया गया है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का हम सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर दो उत्पाद बनेंगे। यहाँ पर बनेगा सिल्वर यानी कि Ag हमारा सिल्वर यानी कि यहाँ पर ठोस है, ये सॉलिड है दोनों। और दोस्तों आगे बन रहा है Br2 होगा यहाँ पर Br2 हमारी एक गैस हो जाएगी ये हो जाएगी गैस। अब दोस्तों यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों हमने यहाँ पर सभी वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है। हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्वों द्वारा कम क्रियाशील तत्वों को यौगिक द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है और उनका स्थान स्वयं ले लेते हैं। तत्वों का विस्थापन हो जाने के कारण इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं यानी विस्थापित कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो विस्थापित हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये हमारी जिंक धातु है ZnH2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और दोस्तों जब हम इनकी क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ पर ZnSO4 के साथ आ जाता है और जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जो हाइड्रोजन हमारा है वो अलग चला जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया यानी कि विस्थापित कर दिया है। तो दोस्तों दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में दोस्तों हमें दिया गया है Zn+CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। Cu होता है हमारा कॉपर यानी कि कॉपर सल्फेट। Zn जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। ZnSO4 के साथ आ जाता है और Cu को विस्थापित कर देता है अलग। अब दोस्तों देखते हैं अगली अभिक्रिया दोस्तों हमें दी गई है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों क्या होता है तो देखते हैं। दो अभिकारक अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए उत्पाद बनाते हैं तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दो अभिकारक यानी दो अलग अलग अभिकारक
अपने आयनों का आदान प्रदान यानी कि एक दूसरे को दे देते हैं। तो यहाँ Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी कि बेरियम सल्फेट, यानी हमें दो अभिकारक दिए गए हैं। इनमें क्या होता है कि Na2 अपना एक आयन यहाँ से ले लेता है और Ba एक आयन यहाँ से ले लेता है। तो यहाँ पर बन जाता है हमारा BaSO4 प्लस 2NaCl। Na ने यहाँ से Cl ले लिया और Ba ने यहाँ से SO4 ले लिया। तो यहाँ पर बन गया हमारा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब दोस्तों हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो दोस्तों हम देखते हैं अपचयन और उपचयन के बारे में। तो दोस्तों देखिए यहाँ अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो अपचयन होता है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन। ये पदार्थ है, यहाँ पर है Cu में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन कम हो तो यहाँ पर उपचयन होगा। ये हो रहा है उपचयन। यहाँ पर इस पदार्थ में जब अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि यह हो रहा है उपचयन। अब दोस्तों अगला पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट है अपचयन का। अपचयन क्या होता है दोस्तों, CuO प्लस H2। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ से गायब हो रही है इस पदार्थ में से। तो यहाँ हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। यह है उपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों हम लोगों ने अपचयन और उपचयन को बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिन अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों अपचयित या उपचयित होते हैं उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या जिन अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया दी गई है CuO प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि यहाँ हो रहा है अपचयन। और दोस्तों दूसरे अभिकारक में हम देखेंगे तो यहाँ पर H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ होगा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन यहाँ पर हो रहा है। और दोस्तों ये पूरी अभिक्रिया हमारी कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं हो रही हैं। तो यहाँ लिख देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ये हमारी हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। अब दोस्तों इसके आगे वाले टॉपिक देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या होता है, जब किसी धातु के आसपास अम्ल, नमी आदि हो तो उसकी चमक धीरे धीरे चली जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब हम किसी वस्तु को, यानी मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है लोहे के पर जंग लगना। दोस्तों किसी लोहे के बॉक्स को हम यदि बाहर डाल दें, पानी बरसता रहे उसके ऊपर, तो उसमें जंग लग जाती है। तो यह एक संक्षारण का उदाहरण है। और दोस्तों दूसरा उदाहरण में दिया गया है चांदी पर काली परत। चांदी पर काली परत जो लग जाती है वो धातु के संक्षारण की वजह से लग जाती है। और दोस्तों पीतल पर जो हरी परत लग जाती है वो भी संक्षारण का एक उदाहरण है। अब दोस्तों देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वसा युक्त तेलीय पदार्थ, खाद्य पदार्थ जिसमें वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाती हैं, जिसके कारण गंध और स्वाद बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई भी खाद्य पदार्थ होता है जो तेलीय हो या वसायुक्त हो, उसमें जब वह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे
उसका स्वाद और गंध बदलने लगती है। तो इसलिए हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए नोट में हमें दिया गया है चिप्स की थैली। जैसे दोस्तों हम लोग मार्केट से चिप्स की थैली खरीदते हैं तो उसमें हम क्या होता है, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी क्रियाशील गैस भर देते हैं ताकि चिप्स उपचयित ना हो और उनकी गंध और स्वाद परिवर्तित ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, कम क्रियाशील गैस नाइट्रोजन भर देते हैं। आपने देखा हो चिप्स के पैकेट बहुत फूले फूले होते हैं, इसलिए वहाँ उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो दोस्तों देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों किसी अपक्रिया में यदि उत्पाद के साथ हमारे पास ऊष्मा भी निकल रही हो तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया CH4+2O2, तो अपक्रिया यहाँ पर क्या आई है, CO2+2H2O और प्लस ऊष्मा, यानी यहाँ इस अपक्रिया में हमारे पास ऊष्मा निकल रही है तो इसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और दोस्तों अब देखते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, वे अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। यानी दोस्तों ऊष्मा का अवशोषण, जब हम किसी अभिकारक को हीट करते हैं तो वहाँ पर जो ऊष्मा होती है वो अवशोषित हो जाती है उसी में, तो इसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए हमें दिया गया है एक समीकरण रासायनिक 2PbNO3, इसको हमने यहाँ पर ऊष्मा दी यानी कि हीट किया। यहाँ पर हमारे पास निकल गया PbO+4Na2NO2+O2। और दोस्तों यहाँ पर ऊष्मा जो है हमारी यहाँ पर अवशोषित हो गई है, वो निकल कर नहीं आई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के बारे में जान लिया है। और दोस्तों इस अध्याय के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।